स्टूडेंट, आव्यूह अध्याय के बाद अब हम लोग सारणिक के बारे में पढ़ेंगे। सारणिक जिसको हम लोग डिटर्मिनेंट्स भी बोलते हैं, ये अध्याय 4 का हमारा क्लास 12 का एक टॉपिक है। इसको अब हमको पढ़ना है। तो चलिए, इससे पहले कि हम सारणिक को पढ़ना शुरू करें, इसके क्वेश्चन सॉल्व करें, सारणिक होता क्या है उसको देख लेते हैं। मान लीजिए कि दो इक्वेशन दिए गए हैं। पहला इक्वेशन है a1x प्लस b1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा है a2x प्लस b2 इज इक्वल टू 0। पहला जो इक्वेशन दिया गया है, इससे हम लिख सकते हैं चाहे तो x इज इक्वल टू माइनस b1 बटा a1, और दूसरा जो समीकरण है उसी से लिख सकते हैं हम लोग x इज इक्वल टू माइनस b2 बटा a2। अब देखिए, दोनों ही समीकरण जो है वो x का मान दे रहे हैं। चूंकि दो जो ये संबंध हमको मिल रहे हैं, दो जो समीकरण मिल रहे हैं, उसका बायां पक्ष बराबर है, तो दाहिने पक्ष भी बराबर हो जाएंगे। तो बायां पक्ष बराबर करने के बाद हमको दायां पक्ष बराबर करना है, और इससे हमको क्या मिलता है, b माइनस b1 बटे a1 बराबर आ जाएगा माइनस b2 बटा a2। माइनस माइनस को कैंसिल कर दीजिए, तो b1 बटा a1 इज इक्वल टू b2 बटा a2। अब तिर्यक गुणा करते हैं। तिर्यक गुणा करेंगे तो b1 का गुणा होगा a2 के साथ और a1 का गुणा होगा b2 के साथ। इसको पलट के भी लिखा जा सकता है, a1 b2 बराबर b1 a2। इसको ले जाते हैं हम लोग बाएं पक्ष में, तो इधर आ जाएगा a1 b2 माइनस b1 a2 बराबर 0। इसी को हम लोग, ये जो हल हमने निकाला, ये जो समीकरण 1 और 2 का हल था, उस हल से जो हमने ये रिलेशन निकाला, इसी रिलेशन को लिखा जा सकता है, इस साइन को हम लोग बोलते हैं सारणिक या डिटर्मिनेंट। यहां पर आ जाएगा a1 a2 b1 b2 इज इक्वल टू 0। यहां पर हो क्या रहा है, देखिए a1 का गुणा हो रहा है b2 के साथ, पहले a1 का गुणा हो रहा है b2 के साथ, और उसके बाद b1 का गुणा हो रहा है a2 के साथ, और बीच में किसका साइन है, माइनस का। तो यही से हमारा सारणिक का अवधारणा आता है। जहां पर हम लोगों ने आव्यूह पढ़ा था, वहां हमने देखा था कि आव्यूह के कई प्रकार होते हैं। उसमें से एक प्रकार होता है वर्ग आव्यूह का। वर्ग आव्यूह यानी ऐसे आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होती है। जैसे इसमें आता था 2x2 का आव्यूह, 3x3 का आव्यूह, 4x4 का आव्यूह। ऐसे आव्यूह में एक अंतर था कि आव्यूह में पंक्ति और स्तंभों की संख्या में अंतर हो सकता है, कहीं पंक्ति ज्यादा तो कहीं स्तंभों की संख्या ज्यादा होती थी। यहाँ पर थोड़ा सा फर्क है सारणिक में। सारणिक में उतने ही पंक्ति होते हैं जितने की स्तंभ है, और दोनों को जो प्रदर्शित करने का तरीका है वो भी अलग है। आपको अगर याद होगा, आव्यूह में हम लोग ऐसे बड़े कोष्टक यानी स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते थे। यहाँ पर केवल हम लोग दो खड़े लाइन का यूज कर रहे हैं। तो आपके सिलेबस में जो है, ये 2x2 का जो सारणिक है, इसको द्वितीय कोटि का सारणिक बोलेंगे, और 3x3 का जो सारणिक है, इसको हम लोग तृतीय कोटि का सारणिक बोलेंगे। ये आपको पढ़ना है, ठीक है। अब द्वितीय कोटि का सारणिक और तृतीय कोटि का सारणिक जो होता है, उसके रूप कैसे होते हैं, उसको हल कैसे किए जाते हैं, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग द्वितीय कोटि के सारणिक में। द्वितीय कोटि का सारणिक जो ये आपके सामने है, ये हमने द्वितीय कोटि का सारणिक ही निकाला है। तो चलिए, द्वितीय कोटि का सारणिक का जो स्टैंडर्ड रूप होता है उसको हम देख लेते हैं। द्वितीय कोटि का सारणिक जो होगा, उसमें दो पंक्ति और दो स्तंभ होते हैं। ये दो जो लाइन हमने खींचा है, इस चिन्ह को आप सारणिक या डिटर्मिनेंट पढ़ सकते हैं। पहला अवयव ले लेते हैं a11 a12 a21 a22, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चार अवयव, दो पंक्ति दो स्तंभ, द्वितीय कोटि का सारणिक। अब गुणा, इसको हल कैसे करेंगे? हल करते समय आप पहले जो गुणा होगा वो ऊपर से नीचे होता है, और गुणा का जो क्रम है वो बाएं तरफ से शुरू होता है। तो a11
गुणा होगा किससे, A22 से। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं A11 A22। फिर अगला जो गुणा होगा वो होगा नीचे से ऊपर, क्रम वही रहेगा, गुणा हमेशा बाएं से दाएं की ओर होता है और गुणा तिर्यक गुणा होता है। तो A21 का गुणा होगा A12 से और दोनों के बीच में चिन्ह आ जाएगा माइनस का। इस तरीके से हम द्वितीय कोटि के सारणिक को हल करते हैं। एक अगर मैं सिंपल सा उदाहरण ले लूं, याद रखेंगे ये आव्यूह नहीं है, आव्यूह को ऐसे तोड़ के हल करना संभव नहीं होता है, ये सारणिक है इसलिए ऐसा हल करना संभव है। अभी हम द्वितीय कोटि के सारणिक को देख रहे हैं। एक उदाहरण मैं ले लेता हूं, जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पर सारणिक 2 4 3 1। ये हो गया सारणिक, इसको आपको हल करना है। हल करने का क्रम वही रहेगा, बाएं से दाएं, लेकिन पहले गुणा होगा ऊपर से नीचे और दूसरा गुणा होगा नीचे से ऊपर। तो पहला गुणा हो जाएगा दो का 1 से, 2 1 कम कितना आ जाएगा 2, और दूसरा गुणा जो होगा नीचे से ऊपर, 3 चौको कितना हो जाएगा 12, बीच में माइनस का साइन। ये क्रम बदलना नहीं चाहिए। अगर 12 को आपने पहले और 2 को बाद में आपने लिख दिया तो आपका हल गलत हो जाएगा। इसलिए आपको याद रखना है क्रम क्या होगा, पहला जो होगा ऊपर से नीचे और दूसरा होगा नीचे से ऊपर। गुणा हमेशा तिर्यक गुणा होगा और गुणा हमेशा बाएं से दाहिने ओर होगा। बायां देखिए 2 है, दाहिने ओर 1 है, तिर्यक गुणा हो रहा है। उसी प्रकार 3 बाईं ओर है, 4 दाहिने ओर है, तिर्यक गुणा हो रहा है। गुणा करने के बाद बीच में माइनस का साइन आ रहा है। तो क्रम क्या है, पहले ऊपर से नीचे। तो 12 में से 2 गया तो आ गया कितना 10। चिन्ह बड़ा किसका है, माइनस का, तो यहां पर आ गया -10। तो ये हो गया एक 2x2 के सारणिक का हल। अब आ जाते हैं, महत्वपूर्ण है काफी, 3x3 का सारणिक को कैसे आप हल करोगे। चलिए ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। 3x3 का सारणिक करते हैं। 3x3 का सारणिक एक ऐसा सारणिक होता है जिसमें 3 स्तंभ और 3 पंक्तियां होती है। जैसे मैं एक 3x3 का सारणिक ले लेता हूं, यहां पर ले लिया A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो हो गया हमारा एक 3x3 का सारणिक, या इसको हम लोग सीधा सीधा बोलेंगे तृतीय कोटि का सारणिक है। यहां पर 3 स्तंभ हैं और 3 पंक्तियां हैं। तो इसको आप हल कैसे करोगे, तो इसको हल करना बहुत आसान है। तरीका क्या रहेगा देखिए, पहले जो आपके प्रथम पंक्ति के अवयव हैं उनको लिख दीजिए थोड़ा दूर दूर। A11 A12 A13 लिख लिए। लिखने के बाद चिन्हों का एक क्रम चलता है। क्रम कैसा होगा, प्लस माइनस प्लस। तो यहां पर पहला जो लेंगे आप प्लस रहेगा, दूसरा माइनस होगा और तीसरा प्लस हो जाएगा हमारा। अब इसके बाद आप सारणिक लेंगे, 3 सारणिक लेने पड़ेंगे। ये 3 सारणिक कैसे और किस क्रम में लेंगे उसको देखते हैं। जब आप A11 को लेते हैं तो A11 जो है ये प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ का अवयव है। तो प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ को आप ढाक दो, हाथ से ही ढाक दो मान लो। तो बच क्या रहा है, A22 A23 A32 A33। यहां पर जो है इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये अंक जो दिए गए हैं, पहला अंक जो बता रहा है वो पंक्ति की संख्या और दूसरा अंक जो है वो स्तंभ की संख्या बता रहा है। यहां पर देख सकते हैं पहले पंक्ति के हर एक अवयव का पहला जो अंक है वो 1 है। उसी प्रकार दूसरे पंक्ति का 2 और तीसरे पंक्ति का 3 है। उसी प्रकार जो दूसरा जो अंक है, पहले स्तंभ के लिए 1, दूसरे स्तंभ के लिए 2 और तीसरे स्तंभ के लिए 3 है। तो चलिए ये तो हो गया। अब जब A12 को ले रहे हैं, जब A12 को लेंगे तो प्रथम पंक्ति और द्वितीय स्तंभ को आप ढाक दो। बच क्या रहा है, A21 A23 A31 A33। इसको आप यहां लिख दीजिए, A21 A23
A31 A33 ये लिख दिए। उसी प्रकार जब आप इस A31 को लेंगे तो इस पहले पंक्ति और पहले स्तंभ को आप ढाक देंगे, जो बचा हुआ अवयव रहेगा उसको आप लिखेंगे। क्या बच रहा है यहाँ पर? A21 A22 A31 A32। यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि अगर आप यहाँ पर प्लस का साइन नहीं लोगे तो यहाँ पर सारणिक का गुणा का जो क्रम है होता है वो पलट जाएगा। मतलब साधारणतः जो हम गुणा करते हैं, मैंने जैसे द्वितीय कोटि के सारणिक में आपको बताया है कि गुणा जो होगा वो पहले ऊपर से नीचे की ओर होता है। अगर यहाँ माइनस ना लेंगे बीच में आप, तो आपको पहला गुणा नीचे से ऊपर करना पड़ेगा, तो हमारा क्रम ना बदले, कंफ्यूजन कम से कम हो, इसलिए हम पहले से ही प्लस माइनस प्लस का एक क्रम ले लेते हैं। और इसको फिर आगे हल करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा A11 गुणित आ जाएगा A22 A33 माइनस A23 गुणित A32, फिर माइनस A12 गुणित आ जाएगा A21 A33 माइनस A31 गुणित A23 प्लस A13 गुणित A21 A32 माइनस A22 A31। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखें? द्वितीय कोटि का जो सारणी था उसी को डायरेक्ट हल कर रहे हैं। A22 का गुणा हो रहा है A33 के साथ और A32 का गुणा हो रहा है A23 के साथ, लिख दिए, बीच में माइनस का साइन। इस तरीके से इसको हल करना है। तो इसका एक सामान्य सा उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण से ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। तृतीय कोटि का एक सारणिक लेते हैं। चलिए अवयव लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बराबर। जैसे मैंने बताया पहले पंक्ति के अवयवों को लिख दो थोड़ा दूर दूर, 1 2 3। चिन्ह का क्रम कैसे लेना है? प्लस माइनस प्लस। फिर यहां पर 3 सारणिक आ जाएंगे। सारणिक लेने का नियम वैसे ही होगा जैसे मैंने बताया। एक को लिए तो एक प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ का, प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ का अवयव है। प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ को आप ढाक दो। ढाकने के बाद कौन से अवयव बच रहे हैं? 5 6 8 9। तो यहां लिख दो 5 6 8 9। जब आप 2 को लेते हो तो 2 प्रथम पंक्ति और द्वितीय स्तंभ का अवयव है, तो प्रथम पंक्ति और द्वितीय स्तंभ को ढकने के बाद क्या बचता है? 4 6 7 9। तो यहां हम लिखेंगे 4 6 7 9। फिर 3 जो है प्रथम पंक्ति तृतीय स्तंभ का अवयव है, इसको ढाको तो अवयव क्या बच रहे हैं? 4 5 7 8। तो यहां लिखेंगे 4 5 7 8। एक को आप रहने दो, फिर गुणा करना शुरू कीजिए। 5 नमा 45 8 छक्के 48। द्वितीय कोटि के सारणी को जैसे हल करते हैं वैसे ही हल करते जा रहे हैं। माइनस 2 यहां पर आ जाएगा 4 नमा 36 माइनस 7 छंग 42 प्लस 3 4 अट्ठे 32 7 पंचे 35, बीच में माइनस का साइन। यहां पर आ जाएगा 1 48 से 45 गया तो यहां पर बचेगा -3 -2 गुणित यहां पर आ जाएगा -6, फिर आ जाएगा +3, यहां पर आ जाएगा -3। 1 गुणित -3 हो गया +12 और यहां पर आ जाएगा -9। तो यहाँ पर +12 है और 9 और 3 दोनों ही ऋणात्मक है तो जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा? -12 बराबर कितना आ जाएगा? 0। तो ये जो सारणिक हमारा था तृतीय कोटि का, जिसका अवयव थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको हल करने के बाद हमको मिलता है इसका मान कितना? 0। इस तरीके से आप किसी भी तृतीय कोटि के सारणिक को हल कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको द्वितीय और तृतीय कोटि का सारणिक क्या होता है समझ में आ गया होगा।
और आपको अगर ऐसे सवाल दिए भी जाएंगे तो आप इसको हल कर सकते हैं। अगर कुछ डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।